हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। और आज से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो संजीव डेस वर्क है 2026 वाली, इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है। इसका हमने जो ब्लूप्रिंट था वो तो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझा दिया था। आज ये 2026 की जो मॉडल पेपर है इनको हम हल करेंगे, और एक बार में नहीं, काफ़ी सारे भाग्स में हम इसे हल करेंगे। और इसमें 7-8 मॉडल पेपर हैं। ठीक है ना। अब ब्लूप्रिंट मैंने समझा दिया है, और आज हम ये जो मॉडल पेपर है पहला, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, आरबीएससी जो अपना बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। तो हम इनको करते हैं और सीखते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी बच्चे को इन मॉडल पेपर में प्रॉब्लम है, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सवाल की फ़ोटो खींचें और हमें भेजें। ठीक है। और यदि बुक में भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें उसे भेज सकते हैं। ठीक है ना। फ़ोटो खींच के हम उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के मैं प्रारंभ करता हूँ आज का अपना मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में अपना जो भाग ए है, ए वाला भाग है, इस भाग में हम आ चुके हैं। और इस भाग के अंदर पहला ही सवाल है कि जो टोटल 18 जो सवाल दिए गए हैं वो एबेसेदे वाले सवाल हैं। ठीक है ना। कितने सवाल है? टोटल 18 सवाल हैं एबेसेदे वाले। तो इन सभी 18 सवालों को हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और कुछ जो अपने पास खाली स्थान है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मतलब ए भाग, और हम आज कौन कौन सा भाग कंप्लीट करने वाले हैं मैं आपको एक एक सवाल समझाऊंगा। ए भाग में ये दूसरा सवाल भी हम करेंगे, खालिस्तान वाला। ठीक है। उत्तर तो खैर इसमें दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी और सॉल्यूशन भी करवाऊंगा इसका। इसमें भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आता है। ओके, पहला सवाल है इसका कि निम्न बहुविकल्पी, बहुविकल्प का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा विकल्प हों, जो कि 1 से लेकर 18 तक के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। ठीक है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय कौन सी संख्या है? देखिए, अपने पास ये वाली भी परिमेय संख्या है और ये वाली भी परिमेय संख्या है। ठीक है। और ये वाली जो संख्या है, ये और ये जो दोनों की दोनों संख्या दे रखी है, ये जो संख्याएं हैं अपने पास, ये भी, ठीक है ना। ये तो ये सॉरी, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और ये इन दोनों में कन्फ्यूजन है। ये वाली तो अपनी अपरिमेय संख्या है ही है, लेकिन इस वाले का क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको देख के हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है ना। अब ज़रा इसका आंसर देखिए क्या दिखाई देगा। इसका आंसर है ए के अंदर, जो फर्स्ट है उसके अंदर ए आंसर आ रखा है ना। ये वाला मतलब ये आपका जो है ए वाला वो अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या होता है। इसके अंदर देखो माइनस दिया गया है ना, इस माइनस को हम आयोटा बनाकर बाहर निकाल लेते हैं। क्या करके? आयोटा बना के बाहर निकाल लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। वैसे खैर माइनस वाली संख्या तो निकलती नहीं है, ऑप्शन में ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है ना। तो इसकी जगह पे आप √3 कर सकते हैं, है ना। ये तो अपनी अपरिमेय संख्या है ही है। दूसरा सवाल आ गया अपना, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ, HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम क्या होता है? HCF गुणा एलसीएम जो रहता है मेरे बच्चों, वो रहता है कि अपने पास जो पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या, दिखाई दे रहा है? ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुणा में HCF के बराबर रहता है। ठीक है। HCF के, अब ये दोनों संख्या गुणा में है तो ये भी संख्या क्या आएंगी? गुणा में। तो देखो,
यहाँ पे HCF गुणा LCM ये किसके बराबर हो जाएगी, इस वाले B भाग के बराबर हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, B वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल है किसी बहुपद जो कि px के लिए y बराबर px ग्राफ में px के शून्य का, देखो जो चीज़ अपने को ब्रैकेट दे रखी है ना, उस अक्ष को लेकर चलेंगे, ये वाले अक्ष को, x अक्ष को लेकर हम चलेंगे। ठीक है, ये वाला x अक्ष अपना, इसको लेके चलेंगे। तो ये जो ग्राफ चल रहा है x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। मतलब अपना पूछ रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे, शून्य, तो शून्य होंगे 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1 2 और 3 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को। वाई अक्ष को कितनी जगह काटे उसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वाई अक्ष ब्रैकेट के अंदर नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, अपना आंसर आ जाएगा द, है ना। तीसरे का कौन सा आ जाएगा, द आंसर हो जाएगा ना। ऑप्शन भी देख लो आप कि तीसरे का कौन सा, तीसरे का द ऑप्शन है, दूसरे का ब आ चुका था अपने पास। ठीक है, अब चले आगे, आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे अपने पास चौथा सवाल है कि दो सरल रेखाएं AX प्लस A1X प्लस में B1Y प्लस में C1 बराबर 0 तथा C2X प्लस में B2Y प्लस में C2 बराबर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब है कि इसने पहले ही दिया कि जो दो रेखाएं हैं उनका जो रेखाएं हैं ऐसे प्रतिच्छेद करेगी किसी बिंदु पर। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी। अब अगर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो अपने पास देखो इनके कुछ रूल थे कि अपने पास A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। तो कौन सा हो जाएगा अपना, स ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स ऑप्शन। ओके, अगर ये सारी की सारी A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और बराबर C1 बटे में C2 हो तो रेखा क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। एक दूसरे पर क्या करती है, लाई। लाई का मतलब है कि दोनों की दोनों एक ही रेखा है, समान अनुपात में है। ठीक है, समान अनुपात में एक ही है। और यदि अपने पास मिले A1 बटे में A2 बराबर हो B1 बटे में B2 और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 का, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। राइट, ये हमने पढ़ा था। ओके, और मैंने लगभग यूट्यूब पर यहाँ जो कक्षा 10 की अपनी बुक है उसको मैंने लगभग 4 से 5 बार पढ़ा दिया है ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे जो सवाल हैं एक एक करके मैंने डाले हुए हैं। अब आ गया अपना पांचवा सवाल कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 में सार्वअंतर है। सार्वअंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, सार्वअंतर होता है आपका A2 बटे में A1। ठीक है, ये होता है सार्वअंतर। या फिर क्या होता है A3 बटे में A2, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओ और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तब भी वही बात है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो 5/3 में से 1/3 घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका 3। 3 का भाग देंगे एक बार, यहाँ आएगा 5 और 5 में से गया कितना, 1, तो कितना आएगा 4/3। ठीक है, तो 4/3 ये रद्द आंसर हो जाएगा अपना 4/3। ओके, ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5वां ये रद्द है। ठीक है, 5वें में दे आपको अच्छे से दिखाई दे जा रहा है। अब चलते हैं छठे में कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वही फॉर्मूला लगता है AP के n, जो अपने पास AP है, AP के n पदों का योग।
ए पी के एन पदों का योग क्या होता है, ए एन बराबर में प्रथम पद प्लस में आपका रहता है एन माइनस वन इंटू में डी। ये अपने पास ए पी के एन पदों का, सॉरी, ये जो रहता है ना अपने का अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, अंतिम पद का। और ए पी के एन पदों का योग होता है एस एन बराबर एन बटे टू, और आपका रहता है ए वन, टू ए वन प्लस में होता है एन माइनस वन इंटू में डी। ये रहता है ए पी के एन पदों का योग। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, फिर उसी के आधार पर हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ए पी के एन पदों का योग कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, एस एन बराबर एन बटे टू ये रहेगा, और इसको क्या करेंगे, टू दिखाई नहीं दे रहा आपको, हाँ, इसको हम टू ए वन है ना, तो ए वन प्लस में ए वन, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में डी। और ये तो होता है ए एन, मतलब एन बटे टू और ए वन प्लस में ये ए एन होता है, तो ए एन ये वैल्यू रख लो। ठीक है, इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को ही मैं लिख सकता हूँ एन इंटू में प्रथम पद और ए एन बटे में टू। तो ये अपने पास सवाल है, और यहाँ पे जो है ये बनने वाला है कौन सा, ये रहा ए पी के एन धन पूर्णांकों का योग, जो पहला वाला है ना ये वाला बनेगा। ठीक है, ये जो पहला वाला है अपना ये वाला बन जाएगा। ओके, एक मिनट, चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए अपने पास हमने ये निकाला था, तो यहाँ से ए पी का एन पदों का फॉर्मूला निकल जाता है एस एन से। कैसे कि देखो एन जो रहता है ना अपना, एन रहता है अपना पदों का योग, नंबर ऑफ पद। ठीक है, और ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद मतलब अगर हम ए पी के एन पदों का योग करते हैं तो प्रथम पद मानी एक आता है ये। ठीक है, और अंतिम पद तो एन ही रहेगा, अंतिम पद और टोटल मिला के तो ये जो अपना बनेगा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बोलते हैं, दूसरा सवाल अपने पास सातवां, कि आकृति में किस नियम से अपने पास ये सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग समता लग रहा है। ओके, समरूप सर्वांग सम का चित्र है ना, किसका है, अब देखिए इनके अंदर है समरूपता, है ना, समरूपता है। ओके, समरूपता सिद्ध करने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, एक तो दोनों के बीच में एक कोण दे रखा है, और दो भुजाओं का समान अनुपात। देखो एक बटा कितना हो जाएगा, ना ना, ठीक है, तो अपने पास जो भुजा बनेगी यहाँ से कौन सा सर्वांग समता का नियम लगे, समरूपता ना, समरूपता का नियम लग रहा है एस एस ए एस का ना, एस ए एस का नियम लगेगा अपने पास। एस एस माने होता है साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड वाला नियम लग जाएगा सातवें के अंदर। ठीक है, साइड एंगल साइड का नियम लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो ये वाली भुजा है ना, अपने ये वाली भुजा किसके समान अनुपात में है, दो, तो अपने पास अगर हम देखो एक एंगल तो ठीक है, अब यहाँ से ये और ये इसका अनुपात दो बट्टे, हाँ ठीक है, ये इस भुजा का समान अनुपात है ना, इस भुजा में इस भुजा का अनुपात, और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात। तो कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालें तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/6, तो ये कट के वही 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का बाद 2/3, और ये भी 2/3 में आ रहा है, और एक बीच में एंगल समान है। इसका मतलब है ऐसे इस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब आगे अपने पास देखो ये वाला आठवां सवाल। आठवां सवाल है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। ठीक है, 3,4 की, तो जब भी हमसे एक्स अक्ष की दूरी पूछे ना, और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, कौन सा सवाल है अपना, आठवां सवाल है। ओके, अब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है,
चलिए, 3 अपने पास 3,4 है, तो ये तो होता है अपना एक्स अक्ष, है ना, और ये होता है अपना वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी है। अब एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी भाई, बताओ जल्दी बताओ। तो अगर हम ऐसे ये बनाएं तो एक्स अक्ष पे चलेंगे 1 2 3, और अगर ये बनाएंगे 1 2 3 4, तो देखो एक्स तो यहाँ रहा 3 और वाई यहाँ रहा 4। ठीक है, तो एक्स अक्ष यही है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, 1 2 3 4, उल्टी होती है ना। एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, 4 दूरी है, 4 है। कितनी दूरी है, 4 है ना। ये अगर हमने चित्र बनाए यहाँ से देखो, एक ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर 3 लेंगे तो एक्स अक्ष के लिए तो 3 इधर आ जाएगा, और एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और ये 4, 4 हो जाएगी। ठीक है, एक्स अक्ष तो यही है, ये एक्स अक्ष ही है अपना, क्या है अपना, ये एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो 3 होगी, एक्स अक्ष से कितनी होगी, 4 होगी। ओके, अब चलते हैं आगे। दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में cos सी का मान बताओ। तो देखो, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, और ये थीटा मान रहे हैं cos सी है ना, इसके अंदर थीटा के सामने हो जाएगा आपका लंब, ये आपका आधार, और ये आपका कर्ण। तो cos सी का मतलब है, cos सी का मतलब cos बराबर क्या हो जाएगा, लाल माने आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, आधार है आपका ये है ना 3, और कर्ण आपका 5, तो सीधा कितना हो जाएगा, 3/5। ये रहा ये आंसर। ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हो, नवा ऑप्शन, नवा सवाल में, तो नवा सवाल में ए आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नवा सवाल ये रहा और ए आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, आराम से आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, बोल रहा है कि एक मीनार है और ये इससे काफ़ी दूरी पर खड़ी है। ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, है ना। सवाल पे ध्यान दीजिए। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, तो सवाल दिख रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो सवाल भी दिख जाएगा। मान धरती पर एक बिंदु ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार का ये पाद बिंदु है और इसे 15 मीटर की दूरी पर ये है, मतलब ये 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है। इसकी दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण माने ऊपर का कोण जो है वो कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछिए ये। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपसे पूछिए। देखो यहाँ पे 60 एंगल दे दिया, और यहाँ पे कितना, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 ही होगा, 30 के सामने छोटा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका √3 और गुणा में 15। ठीक है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ। ये कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। अगर ये देखो कोण एंगल है 60 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, और ये 30 है, तो ये इसके सामने वाले कंपैरिजन टू इसके छोटी होगी। तो मतलब अगर मैं अगर मेरे पास छोटी भुजा दे रखी है और बड़ी भुजा मुझे निकालनी है, ठीक है ना, बड़ी भुजा मुझे निकालनी है, तो बस √3 से गुणा करना है। 15 को मैंने √3 से गुणा किया बस। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं कि ये तो है आपका, देखो ये थीटा है, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और कर्ण से हमें मतलब नहीं है। जब भी हम ऐसे को निकालेंगे तो जो अपने को दिया है, जो अपने को निकालना है, जैसे मान लीजिए ये निकालना है, इसको ए, इसको बी और इसको सी, मतलब ए बी निकालना है। ए बी क्या है आपका, लंब। तो लंब को मैं ऊपर रख दूंगा और आधार को रख दूंगा नीचे, और लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का पे पहुंच जाओ। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan थीटा होता है, tan कितना, 60।
अब जो tan 60 है तो यहाँ देखो लंब कितना हो तो निकालना है मुझे। लंब आधार कितना है, आधार है अपना 15, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो L बराबर में वही कितना आएगा, 15√3 मीटर आएगा। फाइनली निकल के वही आना है, फाइनली निकल के वही आना है। तो अपना फिर भी यहाँ से वही निकल के आया, ये रहा ना, वह आंसर रहा। ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं 10वें के अंदर है, ये रहा 10वां, ये रहा आपका, और बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। राइट, समझ में आया आपकी। चलें आगे, आगे चलते हैं। आगे अपने पास सवाल दे रखा है, ये तो 10वां तो हो ही गया। अब सवाल है आपका कौन सा, सवाल है आपका 11वां। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है ना, बोल रहा है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा। भाई अपने पास ये वृत्त है और कोई एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु, मानी एक बिंदु से यहाँ स्पर्श रेखा एक ही निकलेगी। ठीक है, ओके भाई, वृत्त से तो एक निकलेगी और वृत्त के बाहर बिंदु से दो निकलेगी। अगर कोई बाहर बिंदु है तो उससे दो निकलेगी, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है तो उससे एक ही निकलेगी। कितने निकलेगी, एक। अब चेक करते हैं एक निकलेगी ज़्यादा निकलेगी, है ना। अपना 11वां सवाल है और 11वें के अंदर दे रखा है भाई साहब ए आंसर। ठीक है, ये वाला हमेशा कभी भी ध्यान रख लेना कि अगर कोई वृत्त है उसके एक बिंदु से कोई स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं तो एक ही निकलेगी। लेकिन अगर कोई वृत्त और यहाँ कोई बाहर है तो ये वृत्त पर अगर हम खींचे तो केवल दो स्पर्श रेखा खींचेगी, एक यहाँ से टच करती जाएगी, एक यहाँ से टच करती जाएगी। ठीक है ना, ओके। अगर एक वृत्त है तो इसके एक बिंदु से तो केवल एक निकल के जाएगी, लेकिन अगर कोई वृत्त से दूर है बिंदु तो वृत्त पर अगर उसकी स्पर्श रेखा खींची जाए तो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ठीक है ना, कितनी खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से दो स्पर्श रेखा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। वृत्त पर से तो हम केवल एक ही खींच सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है ये वाला सवाल है 12वां कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये मैंने वृत्त बना लिया और ये 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे और मैं सवाल भी, ये मैंने वृत्त बना दिया है। और सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसको लगाएं तो भाई साहब बोल रहा है ये तो 5 सेंटीमीटर है, बाहर लगा देते हैं इसे 7 और, तो यहाँ कोई बिंदु है, यह O रहेगा, और बाहर कोई बिंदु लगा देते हैं रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा स्पर्श रेखा ने वृत्त के, ये क्यू होगा, और कोई भी यहाँ से स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, इसके स्पर्श कर रही है टच के, और यहाँ से बनाएगी कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें ध्यान होना चाहिए, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पर, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल अपना बन गया। ये तो टोटल 12 हो गए, ये हमें पता है 5 है, तो ये 5 12 और 13, ये 13 बनेगा। ठीक है, नहीं ये ना 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 ये बनेगा ना, वो ये 13 नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा, देखते हैं कितना बनता है। ठीक है, तो बोल रहा है पी क्यू ज्ञात कीजिए, मतलब ये पी और ए क्यू ज्ञात कीजिए, तो आ जाएगा आसानी से। ये आपका देखो ये 90 डिग्री और किसी को भी आधार कर्ण मान लो, ये तो आपका कर्ण है ना, और ये 90 डिग्री है, तो ये अपने को निकालना है, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, कर्ण का तो अपने को देखो ये तो कर्ण दिया हुआ है 12 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ 12 का स्क्वायर कर देंगे
और आधार इसे मान लो आप 5 को, और लंब समझो निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 12 12 144 बराबर में यह 5 5 25 प्लस एल स्क्वायर। तो 12 12 144 में से हम 25 घटा देंगे इधर ले जाके, ठीक है, और एल स्क्वायर यहाँ से 25 घटाएंगे तो सीधा देखो 14 के अंदर से 5 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9 बच जाएगा, और 13 में से 2 गया तो 11 बच जाएगा, और ये स्क्वायर इधर रूट में आएगा तो यहाँ एल आ जाएगा, मतलब अपने पास द आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, राइट, है ना। ये दिखाई नहीं दिया आपको, ये देखो, ओके, पूरी कैलकुलेशन दिखाई नहीं दी, मैं समझ सकता हूँ, और मैंने थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया ऊपर मोबाइल में देखा भी नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में तो आ ही गया होगा। यहाँ से देख लीजिए हमने क्या मान लिया, ये तो मान लिया था अपना करण है, ये आपका लंब मान लीजिए, ये आपका आधार मान लीजिए, या फिर आप इसे आधार मान लीजिए, इसे लंब मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। करते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है अपना कौन सा है, 13वां। मानी कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्याखंड, देखो वो त्रिज्याखंड दो प्रकार के सूत्र होते हैं इसमें, एक तो त्रिज्याखंड होता है, एक वृत्तखंड होता है, ठीक है। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर स्क्वायर। अब मैं पूछूँ आपसे कि भाई वृत्त के एक इतने से खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ये थीटा जानना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, थीटा थीटा जानना पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा 360 और ऊपर आएगा थीटा, और इसी का थोड़ा सा भाग लेंगे, मान ये पूरा वृत्त था, इसका थोड़ा भाग लेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, त्रिज्याखंड का। तो त्रिज्याखंड का कौन सा, थीटा बटे 2 पाई आर, थीटा बटे ये है बी आंसर, ठीक है। आ जाओ वापस आगे। एक ठोस गोले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखो एक ठोस गोला बनाते हैं, सबसे पहले तो अपन एक तो अर्धगोला ना, तो ये आपका ठोस अर्धगोला है, दिखाई देगा आपको, ये ध्यान रहे ठोस है, ऊपर सरफेस है ये पूरी, और ये गोल भी है। अब समझो देखो जो पूरा गोला होता है, गोल क्या है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर है 14, है ना, सवाल नंबर है 14, और इसका जो आंसर आएगा, समझे कि एक जो पूरा गोला होता है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई r², ठीक है। तो आधे का कितना हो जाएगा, 1/2 का, तो आधा कर देंगे, मान 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r²। ये ध्यान रहे एक से जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का, पूरे गोले का, उसके आधे का है, लेकिन एक ढक्कन और लग रहा है इसके ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर हम पूरा गोला बनाते हैं तो उसमें कोई ढक्कन नहीं होता है, तो उसका रहता है 4 पाई r²। जब आधा काट देंगे इसको तो इसका जो बनेगा कितना, 2 पाई r² ऊपर और 2 पाई r² नीचे। अब इसमें काटेंगे इसको तो ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी, तो मतलब इसमें एक ऊपर और अर्ध ये गोला निकल के आएगा, वृत्त निकल के आएगा, तो इसमें हम वर्त और जोड़ देंगे पाई r², तो मतलब अपने पास बनेगा 3 पाई r², भाई 2 पाई r और 1 पाई r तो 3 पाई r, तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। अब आगे चलते हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 27 सेंटीमीटर है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन कितना होगा, तब घनाभ का आयतन कितना होगा। भाई देखो क्या बोल रहे, दो घन है, ठीक है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, है ना, दोनों आयतन बोल रहे हैं कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। तो ये अपना 15वां सवाल है, कौन सा सवाल है, 15वां, ठीक है, कौन सा सवाल है, 15वां सवाल। तो ये भी बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ये, देखो समझो कैसे,
मैं आपको समझाऊँ, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस है कि अपने पास एक घन है, कि क्या है अपने पास एक घन, ये एक घन है, ठीक है, ये अपने पास एक घन है ना, ये अपने पास एक घन है। इस घन में, इस घन का जो आयतन है, इस घन में जितना भी आएगा, मतलब ये खाली है अंदर से, और इसके अंदर कितना आ रखा है, इसमें आ रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब जल आ रहा है, मतलब आयतन है इसका 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है इसका ना, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। अब मान लीजिए मैं एक और इसी के आकार का घन इसके अंदर मैं ऐड कर दूं, ये तो इसमें भी तो 27 ही आएगा, तो 27 और 27 मिला के कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल डबल नहीं होगा सीधा, ध्यान रखना। हाँ हाँ, अगर आप बोले कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डबल हो जाएगा, ना ना, वो अलग रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 20 है, तो दोनों का मिला के 40 नहीं होगा ना, क्योंकि ये बीच की सरफेस जुड़ गई, अब दो सरफेसें कम हो गई, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जुड़ जाएंगे आयतन, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया है, आंसर आ गया है। दूसरा बोल रहा है कि 16वां है, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, ठीक है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो बहुत अच्छा है, देखो बहुलक में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 9, 9 आया है ना, 4 बार, और कोई नहीं आया इतनी बार, तो ये 9 हो जाएगा इसका आंसर। बहुलक निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक है। चाहे तो आप लोग आंसर में जाके भी देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। कौन सा, 16वां है ना, ये रहा 16वां, 16वां में है। अगर आपसे इसका क्या पूछ लेता, माध्यक, अगर हम इस आपसे इसका माध्यक पूछ लेता, माध्यक पूछ लेता, तो माध्यक में हम क्या करते, समीशन ऑफ एफ आई बटे में क्या करते, सभी का योग, और समीशन ऑफ एक्स आई होता है ना, समीशन ऑफ एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। मतलब इन सब का टोटल और बटे में इन सब की संख्या हो जाती है ना। समझो, एक बार मैं आपको समझाऊं, देखो पूछ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं पूछे अपन से, ऐसा पूछ सकता है। तो मैं आपको अभी समझा दूं कि अगर ऐसा पूछ ले, अगर मान लीजिए अपने पास ऐसे आंकड़े दे जाते और उसका पूछ लेता आपसे क्या, माध्यक, माध्य पूछ लेता, तो माध्य होता समीशन ऑफ एक्स आई और बटे में समीशन ऑफ एफ आई। मतलब माध्यक तो इन सबको ऐड करते हो, 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4, दिख रहा है, प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। और इन सब का सम, कितनी संख्या है, नहीं सम नहीं, इन सब का अंक कितनी नंबर है, 1 2 3 4 7 8 9 10, तो 10 नंबर है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, कितना हो रहा है, इन सबको जोड़ेंगे, 10 8 18 18 और 27 27 और 37 37 और 36, है ना, 37 और 45, 45 हो जाएगा, 45 3 इसमें जोड़ देंगे, 46 हो जाएगा, है ना। ये देखो वापस से 18 18 और 18 9 27 27 37 37 और 9 46, 46 और 7 46 में 7 जोड़ेंगे 53, 57, 57 में वापस हो जाएगा 66, 66 में 72, 72 कितना हो गया, 81, 81 हो रहा है, ठीक है। तो 81 हो सकता है कैलकुलेशन में जोड़ने में दिक्कत हो गई हो, लेकिन 81 में मान के चलता हूँ कि 81 हो रहा है। तो 81 में 10 का भाग देंगे तो इसका माध्य से क्या आएगा, कितना आ जाएगा, माध्य 8.1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे इसका माध्यक पूछ लेता, माध्यक, तो माध्यक निकालना भी आसान है। हम क्या करेंगे, इसको एक सीधी लाइन में रखेंगे, मतलब छोटी संख्या देखो 4 है, 4 रखेंगे सबसे पहले, फिर 4 के बाद में
कौन रखेंगे? 4 के बाद में कितना, 5 है क्या? नहीं, 6 है। 6 कितना है इसमें? एक ही बार है, 6 एक ही बार है ना। 6 के बाद में 7 भी एक ही बार है। 8 कितनी बार है? 8 भी एक ही बार है। 8 एक ही बार है ना, हाँ एक ही बार है। 8 के बाद में 9 4 बार है। 9 कितनी बार है? 4 बार। एक तो ये रहा, 2 3 4, और 10 कितनी बार है? 2 बार है। अब देखो माध्य क्या होगा? जो बीच में आएगा। देखो इधर से 4 हमने इधर से कर लिया और 4 हमने इधर से कर लिया, 2 संख्या बीच में रहेगी ना। अगर 9 होती तो जो बीच में होता वही होता। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 18/2, तो ये हो जाएगा 9। तो इसका जो माध्यक निकल के आएगा ना वो 9 आएगा। माध्यक निकल के कितना आएगा? 9। अगर हमसे परिसर पूछ लेता, परिसर, तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें? 10। सबसे बड़ी संख्या 10 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4। तो सबसे बड़े में सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, 6, तो 6 हो जाएगा इसका परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर। ठीक है। और माध्य तो उधर से इधर अभी हमने निकाल लिया माध्य। माध्य, माध्यक और बहुलक तो पूछ ही लिया इसने, है ना। बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया। जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो 9 सबसे ज़्यादा बार आया था, 4 बार, है ना। 1 2 3 4 बार आया था 9, तो 9 ही क्या हो जाएगा इसका? बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार आया बहुलक। सबसे बड़ी में सबसे छोटी को घटा दो, परिसर। ठीक है। माध्य क्या आएगा? एक हम इसे रखेंगे बढ़ते क्रम में, जो बीच में आएगा। जैसे 10 संख्या है तो 2 संख्या बीच में है, दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया तो 9, इसका हो जाएगा माध्यक। ठीक है। और माध्य क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ, या फिर एक्स बार जिसे कहेंगे, वो होगा सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, एक तरीके से एवरेज। ठीक है। आ गई बात समझ में? अब आगे आ गया अपने पास कि माध्य, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है बताओ फटाफट से। ठीक है। ये सवाल है अपना 17वां और एक बचेगा 8वां। तो 17वें के अंदर आ जाएगा अपना ब। ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक के अंदर 3 गुणा m माइनस 2 गुणा x बराबर z, ये इनके अंदर संबंध होता है। ठीक है। ओके। या फिर आप सीधा सीधा कहें अपने पास 3 तो है, 3 गुणा में m का मतलब है यहाँ पे माध्यक, बराबर, है ना, ये वाला। ओके, घटा देंगे। 3 गुणा में माध्यक और गुणा 2 गुणा के अंदर माध्य, और z का मतलब होता है यहाँ पे बहुलक। ये फॉर्मूला है। दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसमें। 3 गुणा में हम लिख सकते हैं माध्यक बराबर, इस पूरे भाग को उधर ले जाएंगे तो बहुलक। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना। बहुलक क्या है, इधर से कर लेंगे थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है ना। क्या हो जाएगा? बहुलक। और बहुलक ये उधर जाते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा? 2 गुणा माध्य। तो इस प्रकार से भी हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। मुझे ये फॉर्मूला याद था, माने 3 गुणा माध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ठीक है। ओके, अपना यही है। कौन सा वाला? ये। अब आगे आ गया कि निम्नलिखित में से एक की प्रायिकता, प्रायिकता पीए के लिए सत्य कथन है। ए की प्रायिकता पीए के लिए सत्य कथन, ए की प्रायिकता पीए के लिए सत्य कथन है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो प्रायिकता है ना, वो उस सभी का जो सम होता है ना 1 रहता है प्रायिकता का। अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रायिकता 0% से टोटल 100% तक चलती है ना। प्रोबेबिलिटी कहाँ तक चलती है? 100% तक चलती है। ठीक है। माइनस में नहीं होती कोई भी प्रायिकता, न ही 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। या परसेंटेज में बात करें तो 0 से 100% के परसेंटेज के बीच में चलती है। प्रायिकता कभी भी 1 से 1% नहीं होती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो अपने पास 0 से चलेगी और 0.99 तक, मानी 1 तक,
प्रायिकता चलेगी। 0.0 से अपना 1 तक प्रायिकता चलेगी। इसके बीच के अंदर ही क्या आती हैं, वैल्यूज आती हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा।